क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चीप हो चुकी है और बहुत एक्सेसिबल हो चुकी है। आज के टाइम पे ये बहुत आसान है कि आप अपने घर पे एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप करें और वहाँ से अपने गाने बनाएं, अपने गाने प्रोड्यूस करें, खुद प्रोड्यूस करें। लेकिन क्या आप अपने क्लाइंट्स का म्यूज़िक बना सकते हैं? क्या आप अपने क्लाइंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या दूसरे आर्टिस्ट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में? जब हम एक प्रो प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से एक प्रोड्यूसर सोचता है उसका बहुत बड़ा रोल है कोई भी क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज़ द की। क्योंकि जब तक आपके क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे शायद आपको आगे काम नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से आज इस वीडियो पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ चीज़ों के बारे में जो हर प्रो प्रोड्यूसर ध्यान में रखता है ताकि उनके क्लाइंट्स हैप्पी हो और सेटिस्फाइड हो। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के अप्रोच, किस तरीके से एक प्रो प्रोड्यूसर सोचता है जब वो दूसरे के लिए गाने प्रोड्यूस करता है, जब वो किसी और के लिए म्यूज़िक बनाता है, जब वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और क्लाइंट के लिए, किसी आर्टिस्ट के लिए म्यूज़िक बनाते हैं या फिर फिल्म्स के लिए म्यूज़िक बनाते हैं। और इसके अलावा इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन वीडियोज़, म्यूज़िक मेकिंग ट्यूटोरियल्स, साथ में ढेर सारे गियर रिव्यूज़। तो अगर आपको म्यूज़िक बनाना सीखना है या फिर आपको नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सबको पता है म्यूज़िक बहुत सब्जेक्टिव है। जो मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं कि आपको पसंद हो, और जो आपको पसंद है ज़रूरी नहीं मुझे पसंद हो। तो हम एज़ प्रोड्यूसर्स, एज़ प्रोफेशनल म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जब आप दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, कैसे आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे आप खुद भी सेटिस्फाई हो और आपके क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो, दोनों को वो म्यूज़िक पसंद आए, इस पॉइंट पे आप कैसे पहुंचते हैं। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ माइंडसेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर सोचता है जब आप एक क्लाइंट के साथ काम करते हैं या फिर आप एक आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं ना। पॉइंट नंबर 1 है, आपको अपने क्लाइंट्स को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। लिसन टू योर क्लाइंट्स। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बातें बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बट इंस्टेड आपको उनके नीड के बारे में समझना चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। शायद आपके क्लाइंट को सिर्फ एक बेसलाइन और क्लैप्स की ज़रूरत है, और ऐसे सिनेरियो में अगर आपने उनको नहीं सुना तो शायद आप बहुत बढ़िया एक ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट भी अगर आप उनको करके दे दे, बहुत सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत कुछ अगर आपने बहुत कारीगरी भी की है, अगर वो भी आप उनको प्रेजेंट करें तो शायद उनको पसंद नहीं आएगा। रीज़न बीइंग कि उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट्स को सुने। तो दूसरा पॉइंट है, आपके गानों के साथ आप ज़्यादा अटैच्ड मत हो जाइए, ज़्यादा इमोशनली आप अटैच मत हो जाइए। इनिशियली मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ था जब मैं शुरू कर रहा था, और मुझे लगता था कि म्यूज़िकली मैं शायद सही कर रहा हूँ, मैं शायद करेक्ट वे पे हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट्स को पसंद नहीं आ रहा है, ये उनकी गलती है। बहुत सीधी सी बात है, आपको इस बात को समझना चाहिए कि जो गाने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और के लिए, आप किसी के लिए बना रहे हैं, वो आपके गाने नहीं हैं, वो आपके अपने कॉम्पोजिशंस नहीं हैं। उसको हम उन आर्टिस्ट का गाना मान के ही प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नो मैटर आपके ओपिनियंस क्या हैं, बट फर्स्ट उनके ओपिनियंस है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे एक मिक्स शायद पसंद नहीं आए, जिस तरीके से मैंने अपने मिक्स पे चेंजेस किए हैं अपने क्लाइंट्स को सुनते हुए, अपने जो रिवाइज मिक्सेस मैं करता हूँ उस पे शायद मुझे वो पसंद नहीं आए मिक्स, लेकिन जब तक मेरे क्लाइंट को मिक्सेस पसंद आ रहे हैं सब कुछ सही जा रहा है। क्योंकि इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एट दी एंड आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, स्ट्रिप डाउन योर म्यूजिकलिटी। जो आप बैकग्राउंड से आते हैं, जिस म्यूजिकल बैकग्राउंड से आप आते हैं, उसको थोड़ा सा आप साइड पे रखिए और सोचिए कि प्रोजेक्ट को क्या ज़रूरत है, म्यूज़िक को क्या ज़रूरत है। आप शायद एक जैज़ ड्रमर हैं जो 11/8 टाइम सिग्नेचर पे प्ले करते हैं, हर बार पे वो फिल प्ले करते हैं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं शायद वहाँ पे एक सिंपल 4/4 के टाइम सिग्नेचर का ग्रूव चाहिए। तो कभी कभार आपको ये स्ट्रिप डाउन करना पड़ता है, आपको अपनी म्यूज़िकलिटी इतनी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है, क्योंकि एट दी एंड जैसे हमने पहले ही बात की है, म्यूज़िकलिटी सब्जेक्टिव है।
जो आपको पसंद आए वो ज़रूरी नहीं मुझे पसंद आए। और इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है और उसी अनुसार आपको अपनी म्यूज़िकैलिटी को डालना चाहिए अपने म्यूज़िक में। ज़रूरी नहीं कि अगर आप बहुत एडवांस मोड में हो तो आप वो एडवांस मोड के सारे जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं उनको डाल दें अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि शायद वो आपको पसंद आए लेकिन आपके क्लाइंट को पसंद नहीं भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 6 है, आपको गाने के बारे में सोचना चाहिए कि गाने को क्या ज़रूरत है, गाने की नीड क्या है। रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ पे हमने एक मार्टिन को ट्रैक करा था, मार्टिन एकूस्टिक गिटार को ट्रैक करा था। 70,000 का गिटार है। और जब वो गिटारिस्ट ट्रैक करके गए और उसके बाद मैंने पूरा प्रोडक्शन किया उस पूरे ट्रैक का, फिर फाइनली जब मैं उस ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट को सुन रहा था तो उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मार्टिन है वो आपका बाहर निकल के नहीं आ रहा था, बाहर खिल के बाहर नहीं आ रहा था। रीज़न बीइंग कि मार्टिन बुरा गिटार नहीं है, बहुत स्मूथ साउंडिंग गिटार है, बहुत अच्छा गिटार है, लेकिन फॉर द मिक्स जो मैं प्रोडक्शन कर रहा था, जो गाना था, उस पे वो गिटार्स नहीं बैठ रहे थे। और हमने दोबारा गिटारिस्ट को बुलाया और उन्होंने दोबारा मेरे इस यामाहा F310 पे जो 7,000 का गिटार है वहाँ पे दोबारा अपने गिटार पार्ट्स को रिकॉर्ड किए और अचानक से वो पूरा ट्रैक अच्छा साउंड करने लग गया, वो जगह भरने लग गया। नाउ अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ कि मार्टिन अच्छा गिटार है या यामाहा अच्छा गिटार है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट इंस्टेड मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ट्रैक के बारे में सोचना चाहिए। कई टाइम ऐसा होता है हम सोचते हैं कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो हमेशा अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं है। तो कई टाइम ऐसा होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कि लोग जो अपने डेमो वोकल्स करते हैं उसको फाइनल मिक्स में भी यूज़ किया जाता है, उसको फाइनल वोकल्स के हिसाब से यूज़ किया जाता है। रीज़न बीइंग कि जो फील था, जिस तरीके से वो डेमो वोकल्स रिकॉर्ड हुए थे, वो फील दोबारा रेप्लिकेट लोग नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हो रखा है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं और बहुत सारे लोग इसको फेस कर चुके हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं, किसी और के प्रोजेक्ट में मैंने भी ये फेस किया है कि जो डेमो वोकल्स हमने रिकॉर्ड किए थे वो जो फील था वो दोबारा हम नहीं ले पाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ओवरऑल सॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए कि सॉन्ग कैसा अच्छा साउंड कर रहा है। डजेंट मैटर आप एक्सपेंसिव माइक यूज़ कर रहे हैं, आप सस्ता माइक यूज़ कर रहे हैं, सस्ता गिटार यूज़ कर रहे हैं, महंगा गिटार यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ आखिर में मैटर करता है वो है ओवरऑल साउंड, ओवरऑल गाने का साउंड। तो आपको ओवरऑल गाने के साउंड पे फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है, आपको एक कॉमन मैन, लेमैन की तरह कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए अपने क्लाइंट के साथ। जैसे लोग कहते हैं कॉन्वर्सेशन इज़ द की, लेकिन हम एज म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, ऑडियो इंजीनियर्स जब टेक्निकल चीज़ों में घुस जाते हैं तो टेक्निकली हम बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शायद ये कनेक्ट नहीं हो पाता है जब आप क्लाइंट्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके क्लाइंट ने आपको बताया कि भाई मुझे हाई हैट ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मेरे कानों पे हाई हैट चुभ रहा है, तो बेसिकली आपने जो करना है वो ये है कि इधर आप अपने हाई हैट को नीचे खींच लीजिए या फिर आप उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढ के उसको डिप कीजिए इक्वलाइजर का इस्तेमाल करते हुए, जो फ्रीक्वेंसी आपको बेसिकली ज़्यादा सुनाई दे रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने क्लाइंट्स को नहीं बताते, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं करते। हम सीधे साधारण शब्दों में उनको बता सकते हैं कि ठीक है, मैं हाई हैट को देखता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, उनके एंड पे भी आसान हो जाती है और आपके एंड पे भी आसान हो जाती है। आपको इतनी एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एट दी एंड रिजल्ट मैटर करता है। डजेंट मैटर हाउ यू अचीव इट, किस तरीके से आप अचीव करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपका गाना अच्छा साउंड कर रहा है, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, दैट्स ऑल यू नीड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्वर्सेशन जब आप कर रहे हैं तो आप एज ए लेमैन बात कर रहे हैं, आप एज ए कॉमन मैन बात कर रहे हैं, आप एज ए ऑडियो फाइल या फिर म्यूजिशियन मत बात कीजिए, क्योंकि शायद जो अदर एंड पे है, जो रिसीविंग एंड पे है, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, वो शायद एक म्यूजिशियन नहीं है, वो शायद एक ऑडियो फाइल नहीं है, तो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स उनको शायद समझ ना आए। तो छठा और आखिरी पॉइंट है और ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि आपको एक रेफरेंस मांगना चाहिए। आस्क फॉर अ रेफरेंस। एज म्यूज़िक प्रोड्यूसर हम बहुत अलग अलग जॉनरा में काम करते हैं। हम हिप हॉप भी प्रोड्यूस करते हैं, हम सिनेमैटिक म्यूज़िक भी करते हैं, हम सैड सॉन्ग्स भी बनाते हैं जहाँ पे ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट्स हैं। तो जब लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हमें एक सैड सॉन्ग बनाना है या फिर हमें एक हैप्पी सॉन्ग बनाना है, तो मैं हमेशा उनको एक रेफरेंस का पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या आपके पास एक रेफरेंस है जो आप मुझे दिखा सके कि आप इस तरीके का म्यूज़िक सोच रहे हैं।
इस बात को समझिए कि सैड सॉन्ग या हैप्पी सॉन्ग एक रॉक सॉन्ग भी हो सकता है, एक ऑर्केस्ट्रल गाना भी हो सकता है, या फिर सिर्फ एक पियानो और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हो सकता है। सिर्फ वाइब एनफ नहीं होता एक गाने को डिस्क्राइब करने के लिए। सैड और हैप्पी एक एलिमेंट है गाने का, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो रेफरेंस मांगने से आपको पता चलता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके दिमाग में एग्जैक्टली क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो एक ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट सोच रहे हैं या फिर वो एक सिंपल पियानो और वोकल्स के बारे में सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली रेफरेंस को कॉपी पेस्ट करना है या फिर आपको उसी को फॉलो करना है, जो अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा वाइब को इंटैक्ट रखूँ, जो उनकी फीलिंग है रेफरेंस में उसी फीलिंग को मैं सेम रखूँ अपने गाने में भी, ताकि उनको एक पॉइंट ऑफ रिलेटिविटी मिले कि जहाँ पे वो कनेक्ट कर सके। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से आप एज प्रो प्रोड्यूसर सोच सकते हैं, एज प्रोफेशनल प्रोड्यूसर सोच सकते हैं जब आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, और किस तरीके से आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।